हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। हम करने वाले हैं अपना अपना भाग्य कहानी, जो कि इकाई 7 में हमारी कहानी लगी हुई है। तो आज हम अपना अपना भाग्य, ये हमारी 10वीं कहानी है। आगे की क्लास में हमने जैसे चंद्रदेव से मेरी बातें, दुलाई वाली, एक टोकरी भर मिट्टी, राही, ईदगाह, दुनिया का अनमोल रतन और कानों में कंगना, उसने कहा था, आकाशदीप, ये 9 कहानी हमने आगे की क्लास में कर ली हैं, जो कि आज हम 10वीं कहानी करने वाले हैं, अपना अपना भाग्य। ये जैनंद कुमार जी का है। तो देखते हैं इकाई 7, जो कि हमारी इकाई 7 में कहानी लगी हुई है, और इकाई 7 में हम आज 10वीं कहानी करने वाले हैं। अपना अपना भाग्य कहानी 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, और ये वातायन कहानी संग्रह में संकलित है। वातायन कहानी संग्रह है, जो 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, और ये संवाद शैली में है। जो अपना अपना भाग्य जैनंद जी का, ये संवाद शैली में है। तो देखते हैं अपना अपना भाग्य। अपना अपना भाग्य जैनंद कुमार जी का है। कहानी एक भूख है जो निरंतर समाधान पाने की कोशिश करती है। ये किसने कहा है? ये जैनेंद्र जी ने कहा है। कहानी एक भूख है जो निरंतर समाधान पाने की कोशिश करती है। आगे देखते हैं। प्रथम प्रकाशन विशाल भारत पत्रिका में 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इसका संग्रह वातायन है, जो 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें जो कहानी संकलित है वातायन संग्रह में, देखते हैं, फोटोग्राफी है, खेल है, चोरी है, अपना अपना भाग्य हमारे सिलेबस में लगा हुआ है, दिल्ली में, अंधे का भेद, आतिथ्य, ब्याह, निर्मम, साधु की हट, चलचित्र, तमाशा और भावी, ये वातायन संग्रह में संकलित कहानी है। इसका प्रतिपाद्य मध्य वर्ग की खोखली सहानुभूति और भाग्य क्रूरता को चित्रित करती है एवं उसकी शुभता पर व्यंग करती है। ये कहानी सामाजिक भेदभाव, विषमता एवं प्राधान्यता को दिखाती है। इस कहानी में व्याप्त विषमता आर्थिक और सामाजिक दोनों स्तर पर है। शिक्षित मध्य वर्ग की स्वर पृथकता को उजागर करने वाली कहानी गुलाम भारत की 20वीं सदी के नैनीताल शहर का परिवेश है। इसकी विशेषताएं हैं, जैसे समाज शैली का प्रयोग किया गया है, पहाड़ों के सौंदर्य को उद्घाटित करती है। यह एक विचार प्रधान कहानी है। यह कहानी भाग्यवादी विचारों का समर्थन नहीं करती है। भारतीय स्त्री पुरुषों की तुलना अंग्रेज स्त्री पुरुषों से की गई है। अंग्रेजों की चाटुकारिता करने वालों पर व्यंग करती है। कहानी में बेरोजगारी की समस्या का चित्रण है। कहानी में पहाड़ी लोगों पर किए जाने वाले तथा कथित अविश्वास की समस्या का चित्रण भी किया गया है। इसका उल्लेखित स्थान है नैनीताल, जहाँ की घटना कहानी में वर्णित है। होटल की पब, जहाँ लेखक और उसका मित्र रहता है। इसके पात्र हैं, जैसे पहाड़ी लड़का है जो वो 10 वर्ष का है, लेखक कथावाचक है, लेखक का मित्र है, और इसके गौण पात्र हैं 2 वकील मित्र। इन्हीं में से एक लड़के को नौकर नहीं रखता है। लड़के का साथ है, जिसे उसका मालिक मार देता है। जो ये 10 वर्ष का बच्चा है, इसका साथी, इसे जहाँ ये काम करते हैं उसको उसका मालिक मार देता है। इसके प्रमुख उदाहरण है, पीछे हमारा पोलो वाला मैदान फैला था, सामने अंग्रेजों का एक प्रोदगृह था, जहाँ सुहावना रसीला बाजा बज रहा था, और पार्श्व में था वही सुरम्य अनुपम नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी। अधिकार गर्व में तने अंग्रेज उसमें थे, और चिथड़ों से सजे घोड़ों की
बाग थामे वे पहाड़ी उसमें थे जिन्होंने अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान को कुचलकर शून्य बना लिया है और जो बड़ी स्पर्धा से दुम हिलाना सीख गए थे। आगे देखते हैं। अंग्रेज पिता थे जो अपने बच्चों के साथ भाग रहे थे, हंस रहे थे और खेल रहे थे। उधर भारतीय पितृदेव भी थे जो बुजुर्गों की को अपने चारों तरफ लपेटे धन सपनता के लक्षणों का प्रदर्शन करते हुए चल रहे थे। अंग्रेज रमणीय थी जो धीरे धीरे नहीं चलती थी, तेज चलती थी। उन्हें न चलने में थकावट आती थी, न हंसने में मौत आती थी। कसरत के नाम पर घोड़े पर भी बैठ सकती थी और घोड़े के साथ ही साथ जरा जी होते ही किसी किसी हिंदुस्तानी पर कोड़े भी फटकार सकती थी। वे दो दो तीन तीन चार चार की टोलियों में निशंक निरापद इस प्रवाह में मानो अपने स्थान को जानती हुई सड़क पर चली जा रही थी। उधर हमारे भारत की कुल लक्ष्मी सड़क के बिल्कुल किनारे दामन बचाती और संभालती हुई साड़ी की कई तहों में सिमट कर लोक लाज, स्त्रीत्व और भारतीय गरिमा के आदर्श को अपने परिवेष्टों में छिपाकर सहमी धरती में आंख गाड़े कदम कदम बढ़ा रही थी। इसके साथ ही भारतीयता का एक और नमूना था। अपने कालेपन को खुरच कर बहा देने की इच्छा करने वाले अंग्रेजीदा पुरुषोत्तम भी थे जो नेटिवों को देखकर मुंह फेर लेते थे और अंग्रेज को देखकर आंखें बिछा देते थे और दुम हिलाने लगते थे। वैसे वे अकड़ कर चलते थे मानो भारत भूमि को इसी अकड़ के साथ कुचल कर चलने का उन्हें अधिकार मिला हो। अंग्रेजों की चाटुकारिता करने वालों पर व्यंग किया गया है। एक शुभ महासागर ने फैलकर संस्कृति के सारे अस्तित्व को डुबो दिया। ऊपर नीचे चारों तरफ वह निर्भेद सफेद शून्यता की फैली हुई थी। पहाड़ का सौंदर्य बताया गया है। एक लड़का सिर के बड़े बड़े बालों को खुजलाता चला आ रहा है। नंगे पैर है, नंगा सिरा है, एक मैली सी कमीज लटकाए है। पैर उसके न जाने कहाँ पड़ रहे हैं और वह न जाने कहाँ जा रहा है, कहाँ जाना चाहता है। उसके कदमों में जैसे कोई न अगला है न पिछला, न दया है न दायां है न बायां है। ये कौन है? ये जो पहाड़ी लड़का था वो 10 वर्ष का वो लड़का रात में जा रहा था, वो इसी के बारे में ये उदाहरण बताया गया है। कहानी का प्रतिपाद्य है। देखते हैं हम आगे। अपना अपना भाग्य सामाजिक विषमता को रेखांकित करने वाली इस कहानी में एक गरीब, असहाय एवं ठंड से मृत्यु का शिकार बनने वाला बालक के प्रति झूठी दया, सहानुभूति एवं थोती मानवीयता को प्रतिपाद्य बनाया गया है। कहानी के पात्र हमने आगे देख लिए। 10 वर्षीय अनाथ बालक है, कथानायक और कथानायक का मित्र और वकील है। कहानी का उद्देश्य है अपना अपना भाग्य, सामाजिक भेद की समस्या का चित्रण एवं संपन्न धना उच्च वर्ग के लोगों के द्वारा गरीब और असहाय एवं कड़ाके की ठंड से मृत बालक के प्रति झूठी दया, सहानुभूति और संवेदना प्रकट करना बताया गया है इस कहानी के उद्देश्य में। इसका विषय है शिक्षित मध्य वर्ग की स्वार्थपरता को उजागर करने वाली कहानी है। गुलाम भारत की 20वीं सदी के नैनीताल शहर का परिवेश इस कहानी में समाज के लोगों की दोहरी मानसिकता को उजागर किया गया है। इसमें स्वार्थ, मनुष्यहीनता है, संवेदनहीनता का वर्णन है। एक 10 वर्षीय बालक की ठंड से मरने की कहानी है। शैली संवाद शैली में लिखी कहानी कथात्मक शैली है। इसका सारांश हम देखने वाले हैं। बहुत कुछ निरुद्देश्य घूम चुकने पर हम सड़क के किनारे ही एक बेंच पर बैठ गए। नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी। रुई के रेशे से भाप से बादल हमारे सिर को छूकर बेरोक टोक घूम रहे थे। जो भाप के बादल थे जो सिरों को छू कर बेरोक टोक घूम रहे थे। हल्के प्रकाश और अंधियारी से रंग कर कभी वे नीले दिखते, कभी सफेद और फिर देर में अरुण पड़ जाते। वे जैसे हमारे साथ खेलने चाह रहे थे। कौन? बादल।
और धीरे धीरे हल्की रोशनी भी पड़ रही थी। पीछे हमारा पोलो वाला मैदान फैला था। ये एग्ज़ाम में हमारे कूट वाले एग्ज़ाम कूट में क्वेश्चन आए थे, जो एग्ज़ाम में पूछा भी गया है कि पीछे हमारे पोलो वाला मैदान था, इसमें कूट में कई मतलब लाइनें दी, पंक्तियाँ दी, लाइनें दी गई थी जो हमारे एग्ज़ाम में आया हुआ है। पीछे हमारे पोलो वाला मैदान था, सामने अंग्रेज़ों का एक प्रोदगृह था, जहाँ सुहावना रसीला बाजा बज रहा था और पार्श्व में था वही सुरम्य अनुपम नैनीताल है। ऐसा घना कोहरा हमने कभी ना देखा था। वह टप टप टपक रहा था। मार्ग अब बिल्कुल नीरज छुप रहा था। वह प्रवाह न जाने किन घोंसलों में जा छिपा था। उस वृद्धाकार शुभ शून्य में कहीं से 11 बार टन टन हो उठा, जैसे कहीं दूर कब्र में से आवाज आ रही हो। हम अपने अपने होटलों के लिए चल दिए। रास्ते में 2 मित्र का होटल मिला। दोनों वकील मित्र छुट्टी लेकर चले गए। हम दोनों आगे बढ़े। हमारा होटल आगे था, ताल के किनारे किनारे हम चले जा रहे थे। हमारे ओवरकोट तर हो गए थे। बारिश नहीं मालूम होती थी, पर वहाँ तो ऊपर नीचे हवा से कण कण में बारिश थी। सर्दी इतनी थी कि सोचो कोट पर एक कंबल और होता तो अच्छा होता। रास्ते में ताल के बिल्कुल किनारे पर बेंच पड़ी थी। मैं जी में बेचैन हो रहा था। झटपट होटल पहुंचकर इन भीगे कपड़ों से छुट्टी पा गर्म बिस्तर पर छिपकर सोना चाहता था, पर साथ के मित्रों की सनक कब उठेगी, कब थमेगी, इसका पता न था। और वह कैसी क्या होगी, इसका भी कुछ अंदाजा ना था। उन्होंने कहा, आओ जरा यहाँ बैठे। हम उस कोहरे में रात के ठीक 1 बजे तालाब के किनारे उस भीगी बर्फ से ठंड हो रही थी लोहे की बेंच पर बैठ गए। 5, 10, 15 मिनट हो गए। मित्र के उठने का इरादा मालूम हुआ। मैंने खिसियाकर कहा, चलिए भी। अरे जरा बैठो भी। हाथ पकड़कर जरा बैठने के लिए जब इस जोर से बैठा लिया गया और चारा ना रहा, लाचार बैठे रहना पड़ा। सनक से छुटकारा आसान ना था, और यह जरा बैठना जरा ना था, बहुत था। चुपचाप बैठे तंग हो रहा था, कुढ़ रहा था कि मित्र अचानक बोले, देखो वह क्या। मैंने देखा, कोहरे की सफेदी में कुछ ही हाथ दूर से एक काली सी सूरत हमारी तरफ बढ़ी आ रही थी। मैंने कहा, होगा कोई 30 गज की दूरी से देख पड़ा। कितनी गज से? 30 गज की दूरी से देख पड़ा था। एक लड़का सिर के बड़े बड़े बालों को खुजलाता चला आ रहा है, नंगे पैर, नंगा सिर, एक मैली सी कमीज लटकाए। पैर उसके ना जाने कहाँ पड़ रहे थे और ना जाने कहाँ जा रहा था, कहाँ जाना चाहता है। उसके कदमों में जैसे कोई ना अगला है, ना पिछला है, ना दायां है, ना बायां है। पास ही चुंगी लालटेन के छोटे से प्रकाश वृत्त में देखा, कोई 10 वर्ष का होगा। गोरे रंग का है, पर मेले से काला पड़ गया है। आंखें अच्छी बड़ी पर रूखी हैं। माया जैसे अभिष से झुर्रियाँ खा गया है। वह हमें न देख पाया। वह जैसे कुछ भी नहीं देख रहा था। न नीचे की धरती, न ऊपर, चारों तरफ फैला हुआ कोहरा, न सामने का तालाब, न बाकी दुनिया। वह बस अपने विकट वर्तमान को देख रहा था। मित्र ने आवाज दी, ए। उसने जैसे जाग कर देखा और पास आ गया। तू कहाँ जा रहा है? उसने अपनी सुनी आंखें फाड़ दी। दुनिया सो गई, तू ही क्यों घूम रहा है? बालक मौन मुख फिर बोलता हुआ चेहरा लेकर खड़ा रहा। कहाँ सोएगा? यहीं कहीं। कल कहाँ सोया था? दुकान पर। आज वहाँ क्यों नहीं? नौकरी से हटा दिया। क्या नौकरी थी? सब काम 1 रुपया और झूठा खाना। फिर नौकरी करेगा? हाँ। बाहर चलेगा? हाँ। आज क्या खाना खाया? कुछ नहीं। अब खाना मिलेगा? यूं ही सो जाएगा? हाँ। कहाँ? यहीं कहीं, इन्हीं कपड़ों में। बालक फिर आंखों से बोलकर मुख खड़ा रहा। आंखें पानी बोलती थी, ये कैसा मूर्ख पर्सन। माँ बाप है? हाँ है। कहाँ? 15 कोस दूर गांव में। कितनी दूरी पर? 15 कोस दूर गांव में। तू भाग आया? हाँ। क्यों? मेरे कई छोटे भाई बहन हैं, सो भाग आया। वहाँ काम नहीं, रोटी नहीं, बाप भी। मेरे कई छोटे छोटे बहन हैं,
भाई बहन है सो भाग आया, वहाँ काम नहीं रोटी नहीं, बाप भूख रहता था और मारता था, माँ भूखी रहती थी और रोती थी, सो भाग आया। एक साथी और था उसी गांव का, मुझसे बड़ा था, दोनों साथ यहाँ आए, वह अब नहीं है। कहाँ गया? मर गया, मर गया, मर गया। हाँ साहब, साहब ने मार मर गया, मारा मर गया। अच्छा हमारे साथ चल। वह साथ चल दिया। लौटकर हम वकील दोस्तों के होटल में पहुंचे। वकील साहब, वकील लोग होटल के ऊपर के कमरे से उतर कर आए। कश्मीरी दो शालें लपेटे थे, मोजे चढ़े, पैरों में चप्पल थी, स्वर में हल्की सी झुंझलाहट थी, कुछ लापरवाही थी। फिर आए, कहिए आपको नौकर की जरूरत थी ना? देखिए ये लड़का है, कहाँ से ले आए? इसे आप जानते हैं? जानता हूँ, यह बेईमान नहीं हो सकता। अजी ये पहाड़ी बड़े शैतान होते हैं, बच्चे बच्चे में कुल छिपे रहते हैं। आप भी क्या अजीब हैं, उठा लाए कहीं से। लो जी, यह नौकर लो, मानिए तो यह लड़का अच्छा निकलेगा। आप भी जी बस खूब है, एरे गेरे को नौकर बना लिया जाए, अगले दिन वह ना जाने क्या क्या लेकर चंपत हो जाए। आप मानते ही नहीं, मैं क्या करूं? माने क्या खाक, आप भी जी अच्छा मजाक करते हैं। अच्छा अब हम सोने जाते हैं। वे 4 रुपये रोज के किराए वाले कमरे में सजी मसहरी पर सोने झटपट चले गई। वकील साहब के चले जाने पर होटल के बाहर आकर मित्र ने अपनी जेब में हाथ डालकर कुछ टटोला, फिर झट कुछ निराश भाव से हाथ बाहर कर मेरी ओर देखने लगे। क्या है? इसे खाने के लिए कुछ देना चाहता था, अंग्रेजी में मित्र ने कहा। मगर 10-10 के नोट है। नोट ही शायद मेरे पास है, देखूं? सचमुच मेरे पॉकेट में भी नोट ही थे। हम फिर अंग्रेजी में बोलने लगे। लड़के के दांत बीच बीच में कटकटा उठते थे। कड़ाके की सर्दी थी। मित्र ने पूछा। मैंने कहा 10 का नोट ही दे दो। शक पाकर मित्र मेरा मुंह देखने लगे। शक पकाकर मुंह देखने लगे पर अरे यार, बजट बिगड़ जाएगा। हृदय में जितनी दया है, पास में उतने पैसे तो नहीं है। तो जाने दो, यह दया इसे जमाने में बहुत है। मैंने कहा। मित्र चुप रहे, जैसे कुछ सोचते रहे। फिर लड़के से बोले, अब आज तो कुछ नहीं हो सकता, कल मिलना। वह होटल डी पब जानता है, वहीं कल 10 बजे मिलेगा। हाँ कुछ काम देंगे हुजूर। हाँ हाँ ढूंढ दूंगा। तो जाऊं? हाँ। ठंडी सांस खींचकर मित्र ने कहा, कहाँ सोएगा? यहीं कहीं बेंच पर पेड़ के नीचे किसी दुकान की भट्टी में। बालक फिर उसी प्रेत गति से एक और बढ़ा और कोहरे में मिल गया। हम भी होटल की ओर बढ़े। हवा तीखी थी, हमारे कोटों को पार कर बदन में तीर सी लगती थी। सिकुड़ते हुए मित्र ने कहा, भयानक शीत है, उसके पास बहुत कम कपड़े हैं। यह संसार है यार। मैंने स्वार्थ की फिलॉसफी सुनाई। चलो पहले बिस्तर में गर्म हो लो, फिर किसी और की चिंता करना। उदास होकर मित्र ने कहा, स्वार्थ जो कहो, लाचारी कहो, निष्ठुरता कहो या बेहयाई। दूसरे दिन नैनीताल स्वर के किसी काले गुलाम पशु के दुलारे का वह बेटा, वह बालक निश्चित समय पर हमारे होटल डी पब में नहीं आया। हम अपनी नैनीताल की सैर खुशी खुशी खत्म कर चलने को हुए। उस लड़के की आस लगाते बैठे रहने की जरूरत हमने ना समझी। मोटर में सवार होते ही थे कि यह समाचार मिला, पिछली रात एक पहाड़ी बालक सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठुठुर कर मर गई। मरने के लिए उसे वही जगह, वही 10 वर्ष की उम्र और वही काले चिथड़ों की कमीज मिली। आदमियों की दुनिया ने बस यही उपहार उसके पास छोड़ा था। पर बताने वालों ने बताया, गरीब के मुंह पर छाती, मुट्ठी और पैरों पर बर्फ की हल्की सी चादर चिपक गई थी और मानो दुनिया की बेहयाई ढकने के लिए प्रकृति ने सबके लिए सफेद और ठंड कफन का प्रबंध कर दिया था। सब सुना और सोचा अपना अपना भाग्य। सब सुना और सोचा अपना अपना भाग्य। ये हमने अपने अपना भाग्य कहानी और उसके कुछ उदाहरण, कथन, पात्र सब इस क्लास में हमने देख लिए हैं।